सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये बार बार इल्ज़ाम होता है, ये केसेस भी पुराने हैं, इनके मामलात भी पुराने हैं, ये इस हुकूमत से पहले की चीज़ें हैं जो चल रही हैं। कदरें रुक गई थी, प्रोसिक्यूटर्स उस तरह से इनिशिएट नहीं कर रहे थे। अब एहतसाब का मामलात आगे हैं, तेज़ हैं। बल्कि 2 दिन पहले जो पीर के रोज़ भी बात हुई, उससे पहले पिछले हफ्ते भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एहतसाब का जो मामला है वो बहुत स्लो है। अब एहतसाब की अदालतें मज़ीद बनाई जा रही हैं। तो ये क्यों बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग की जानिब से कि ये उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस हैं? मेरे ख्याल में और अदालतें अब जो है नए सिरे से बनानी चाहिए और उनके नाम भी होने चाहिए। नवाज शरीफ एहतसाब कोर्ट, आसिफ जरदारी एहतसाब कोर्ट, शहबाज शरीफ एहतसाब कोर्ट, हमजा शहबाज एहतसाब कोर्ट, मरियम नवाज एहतसाब कोर्ट, इस तरह की एहतसाब की कोर्टें बननी चाहिए ताकि वो केसेस उन्हीं के पास जाएं। और हालांकि ये लोग जो हैं पिछले कई केसेस में गुलू खलासी हो चुकी है, इनकी बरी हो चुके हैं। जितने केसेस आए थे ये नए सिरे से आ रहे हैं। कभी हम ये भी सुनेंगे कि बीआरटी पर कोई केस बना, कभी हम सुनेंगे कि जनाब मालम जब्बा पर भी केस बना, जब कभी हम सुनेंगे कि जनाब जो वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसके खिलाफ भी केस बना। कभी हम सुनेंगे कि जनाब चीनी चोरी पर केस बनाए, कभी हम सुनेंगे कि जनाब ये जो आटा चोरी थी उसके ऊपर केस बनाए, कभी हम सुनेंगे कि रातों रात 30 अरब का कौम को टीका लगाया गया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इन पर कोई केस बना है। तो नैब तो एक एहतसाब, पिछले नैब ने 20-25 साल से जो कारकर्दगी दिखाई है, हम उसकी एक एक बात से वाकिफ़ हैं। हमें एक एक चीज़ का पता है। वो एक लॉन्ड्री है जिसमें बड़े बड़े लोगों के कपड़े आते हैं, उनको धोकर साफ किया जाता है और कुछ लोगों के ऊपर कीचड़ मली जाती है। ये यहाँ हमने देखा है और यही होता रहा है। और ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए सियासत को गंदा करने की कोशिश की जाती है और सियासत में गंद डाला जाता है। ये इस इदारे ने सवाए इंतकाम के और सियासी लोगों की हैसियत को अंडरमाइन करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। सर उस्मान सईद बसरा साहब, क्या ऐसे इदारे जो हैं, जो एहतसाब का इदारा है, नैब का इदारा है, क्या इससे फिर सियासत में गंद होगा? आज आपकी हुकूमत में अपोजिशन पर केसेस हैं, कल को आप अगर अपोजिशन में चले जाएंगे तो वो जो अपोजिशन है वो आप पर फिर केसेस बनाएगी, फिर इसी तरह से ये चलेगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। जब हम टेलीविजन पर कोई भी बात करें तो हमारी उस कोई ना कोई साइंस क्रिएट करनी चाहिए। देखिए यहाँ टेलीविजन के ऊपर बड़ी शब्दों के साथ जो अपोजिशन, और ये अपोजिशन आम अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन है मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अल-बदन। ये जो अपोजिशन है ये बार बार तो कहती है कि हम पोलिटिकल को विक्टिमाइज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मालिक कशूम वाली बातें हुआ करती थी और एक खास लोग जो थे वो किया करते थे, वो नहीं रहा। पाकिस्तान बात है गलिबन आवाज का जी स्टेप डाउन नहीं हुए हैं। क्या अलीम खान ने स्टेप डाउन नहीं किया है? क्या हमारे इसके अलावा जो हमारे पंजाब के अंदर गुजरा है उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया है? इन सब के खिलाफ भी नैब की प्रोसीडिंग है। इन सब ने कानून के सामने सरेंडर किया है। अभी अजमल वजीर के खिलाफ एक इल्जाम लगा है, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। मुझे इल्जाम लगा था, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। हमारे बेशतर लोग जो हैं वो नैब के अंदर गए हैं और अपने आप को क्लियर करके आए हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर कोई इंतखाब का इदारा सिरे से मौजूद ना हो। अपोजिशन या वो लोग बिलखसूस जिन्होंने इस बैत हुए हैं। आप मुझे बताइए मुदस्सर, जो मुश्ताक चीनी है उसका 164 का बयान आपके खिलाफ है या उस्मान बसरा के खिलाफ है? आप मुझे बताइए ओमनी ग्रुप के मालिकान जो हैं वो किसके साथ कनामस के अंदर बिजनेस करते रहे हैं? अभी JIT जो ज़ैर बलोच वाली पब्लिक हुई है उसमें हमें पता चला है कि सियासी जमातें किस तरह से पैटर्नाइज करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि नैब जो है कंट्रोवर्शियल है, इंसाफ का अमल है, मुआशी इंसाफ का अमल है, जो हमने मुआशी करप्शन की है। कल को ये कहेंगे उज़ैर बलोच वाली अदालतें भी बंद कर दें, एंटी टेररिज्म बंद कर दें। कल को कहेंगे जी आप क्रिमिनल अदालतें बंद कर दें। क्योंकि भाई अगर आप उज़ैर बलोच को पालेंगे, कातिलों को, भत्ताखोरों को, उजरती कातिलों को पनाह देंगे, उनके जरिए आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आपको स्टेन आपके ऊपर आएगा, दाल तो आपके ऊपर आएगा, सवाल भी आपके ऊपर उठेगा। अगर मुश्ताक चीनी आपका फ्रंटमैन होगा, टीटियां लगाते हुए रंगे हाथों आप पकड़े जाएंगे,
कोई मनी ट्रेल अपनी अदालतों के अंदर पेश नहीं कर पाएंगे, ख्वाह वो एवनफील्ड अपार्टमेंट हो, ख्वाह वो हदेबिया वाला केस हो, कहीं भी आपके पास कुछ नहीं होगा मार्स और भत्ताखोरी के। फिर आप कहेंगे ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप मुझे बताइए कि मेरी पार्टी जो हुकूमत के अंदर है, एक दिन भी नहीं कहा कि अलीम खान के ऊपर एलिगेशन है, वो सीनियर वजीर स्टेप हुआ है, सारा प्रोसेस को जाके सामने किया है। क्या मेरी पार्टी के किसी आदमी ने कहा है कि जी अदालत के अंदर जो है वो बुत बैठे हुए हैं? क्या हमने हुकूमत में होते हुए कोई एजुटेशन, कोई रैली कोई किया हमारे किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी वजीर ने? देखिए मसला ये आखिरकार इस मुल्क को आगे बढ़ना है इत्तेफाक के साथ। इस 72 साल की तारीख बता रही है कि इस मुल्क के अंदर हर इंसान ने हिस्सा बकदर जुस्सा इसमें से कबूल किया है। ठीक, एक पटवारी से लेकर जब बस साहब मैं चाहूंगा कि मौक़िफ़ ले लिया जाए। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील भी हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये रोज़ नया केस है, बल्कि केसेस हैं बहुत ज़्यादा। आपके क़यादत के हवाले से मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। ये केसेस क्यों इतने ज़्यादा तवील हैं? और अब ये कहा जा रहा था, आज मैं ये खबर भी पढ़ रहा था, जाली अकाउंट्स वाला मामला है, पाक लेन, और ये फिर कहा जा रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कल के पूरे एहतसाब का जो अमल है वो पूरा रुख मोड़ा गया है आपकी जानिब। केसेस तो पुराने हैं सर, पुरानी हुकूमतों ने किए हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है? शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से बेबुनियाद मुकदमात बनाना कोई नई बात नहीं है। 1990 से ऑनवर्ड आप देख लें तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और बिलखुसूस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात बना दिए। कभी मुकदमा को एक्सटॉर्शन का कि किसी शख्स से टांगों के साथ बम बांध के पैसे तलब किए गए, और फिर और भी बहुत सारे मुकदमे कि गवर्नर हाउस लाहौर से लाफला चीज़ें बरामद कर दी, फिर भी केसेस बने, फिर वो BMW का केस, फिर कोटकना का केस। तो ये मुकदमे जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ बनाए जाते हैं और विदाउट एविडेंस और विदाउट प्रूफ होते हैं, तो अल्टीमेटली फेट उनको यही होती है कि एक्विटल होती है। और आज तक कोई कन्विक्शन जो है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, और ना ही मोहतरमा के खिलाफ थी। और आप ये देखें कि केस में कन्विक्शन हुई भी थी, और उस वक्त भी फिर वो 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। तो ये मुकदमे हमारे लिए कोई नए नहीं है, बनते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आप पे एतमाद है, अपनी कारकर्दगी पे एतमाद है, और हम पहले भी बेगुनाह साबित हुए, हम आइंदा भी बेगुनाह साबित होंगे। इनफैक्ट जैसे देखें अभी जो ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पावर्स पार्लियामेंट की ट्रांसफर हो चुकी थी प्रेसिडेंसी को मार्शल के दौर में, उन सारी पावर्स को पार्लियामेंट को वापस कर दिया, चाहे वो 58(2)B है या बाकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है जितने भी, और इवन जजेस की अपॉइंटमेंट भी है वो भी उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले कर दी। और फिर बेसिक बात थी क्योंकि प्रोविंसेस बड़े गरीब रहते थे, स्मॉलर प्रोविंसेस, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से और प्रोविंशियल अटॉर्नी के हवाले से आर्टिकल 160 में जो अमेंडमेंट चाहिए, आज का ज़ेरे बहस ये है ये मौजू। और कल आपने देखा कि गवर्नमेंट ने और उसके इत्तेहादी ने इस आर्टिकल 160(3) को अमेंडमेंट के लिए भी मूव किया सेनेट में, जो उनको लीव भी ग्रांट ली वो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो असल में ये जो MQM के सेनेटर्स थे और उनकी ये कोशिश थी कि वो आर्टिकल 160 जो है उसको वो रिपील करवा लें। तो शेयर बनता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में प्रोविंसेस का, उनसे उनको महरूम कर दिया जाए। तो अब ये जितने केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी स्मॉलर प्रोविंसेस की भी जो क़यादतें हैं वो कतन इस बात पे एग्री नहीं करती कि इस आर्टिकल को अमेंड किया जाए, और नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो ये बात हो बहुत ज़्यादा रही है कि 18वीं तरीक कल हमने बड़े सीनियर जो सेनेटर्स हैं उनकी बात, गफूर हैदरी साहब भी ये बात कर रहे थे, रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये बात की, मुशाहिदुल्लाह साहब भी, तमाम बड़ी जमातों के लोग बात कर रहे थे। उस्मान साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, लगारी साहब का तर्जिया लेने से पहले, ये 18वीं तरमीम को तब्दील करने की क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही? पाकिस्तान की पार्लियामान का
तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िका यह मामला था। खान साहब भी उस वक्त पार्लियामान में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात की हिमायत की। अब क्या वजह है, ये वाकई को 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का मामला हो रहा है, को सोचा जा रहा है हुकूमत की जानिब से? तो मेरे ख्याल में हमें इस बात के ऊपर एक इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि पार्लियामान एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पास कर दी, एक दफा यूनानिमसली, फिर वक्त के साथ देखा कि वो ठीक नहीं है और उनको हमें हटा के नई चीजें लेके आना पड़ी। पार्लियामान एक इवॉल्विंग चीज होती है, पार्लियामान का प्रोसेस एक इवॉल्विंग चीज है, जैसे थॉट हमारी इवॉल्विंग है। अब देखिए, अभी मैं आपके सामने एक टेक्निकल नुक्ता रखने लगा हूँ। क्यों हम जब बात सोचते हैं कि 18वीं तरमीम के पीछे जो इंटेंशन है वो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। अभी देखिए, आपने एनएफसी के अवार्ड की बात सुन रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे, आप नेशनल फाइनेंस की बात करते हैं कि आप लेके आए सूबों के अंदर सारे जो इश्तिहारात हैं, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस की कभी किसी ने बात की, कभी सुना आपने? असल में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी कि डिवॉल्व कर रहे नीचे सूबों तक, वो जो थी कि मरकज जो है वो सूबे को पैसे दे देगा और सूबे जो है आगे नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको बिल्ड करती है। अच्छा सर, इसमें डेवोल्यूशन का जो प्रोसेस था 2011 का, उसके बाद वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं जो एक सूबे के या रियासत के स्टेट के पास आ जाएं और उसके बाद उसकी कारकर्दगी हो। ये तकरीबन 9 साल में वो चीज़ें सूबे नहीं कर पाए हैं, तो अब इसका मतलब है 18वीं तरमीम ख़त्म करना तो बनता है? नहीं, एक तो उससे ख़त्म करने से कहाँ मसला हल होगा। मतलब जो आप चीज़ नहीं मिल रही है, जो डिवोल्यूशन नहीं हो रही है, तो उसके सज़ा सूबों को दें या इसको दें कि जनाब जो कॉन्करेंट लिस्ट आपने ख़त्म किया नहीं वो वापस वफाक को दे देते हैं। ये कौन सा हल है? ये कहाँ का हल आ गया आपके साथ? मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि पहले तो वफाक ये बताए कि जो वजारतें ख़त्म की हैं उन वजारतों के डिवीज़न क्यों बना दिए गए हैं। मालूम हुआ कि जो वजारतें आपने डिवॉल्व की थी उनका फंड्स आपके उनकी रकूम जो है आपने सूबों को नहीं दी हैं, आपने वो सारी की सारी रकूम अपने पास रखी हुई है, डिपार्टमेंट दे दी। आपने कहा है कि जी ले जाएं ये सारे के सारे महकमे, इन पर हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, सूबे लेजिस्लेशन करेंगे, पैसे आप जो है वो अपने पास से वसाइल करें, हम पैसे आपको नहीं देंगे। अब भी वफाक का जो बजट है पाकिस्तान के चारों सूबों के मजमूई बजट से दुगने से भी ज्यादा है, जबकि उसने ना किसी को हेल्थ का काम करना है, ना वफाक ने तालीम का काम करना है, ना वफाक ने सोशल सर्विसेज का काम करना है। इस बार तो हेल्थ और एजुकेशन में बहुत कम बजट है, वफाक का सूबों के ज़्यादा बजट है, सिंध का बहुत ज़्यादा बजट है, पंजाब का बजट है। वफाक के पास तो इस बार तनकीद की गई कि ना हेल्थ का है और ना ही उसमें सेहत का बजट है। मैं बुखारी साहब बात कर लूँ। बुखारी साहब, अगर इस पर अमल नहीं है तो सर फिर तब्दीली के लिए सोचा तो जाना चाहिए। एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, हमेशा तरमीम होती हैं, उनमें बेहतरी होनी चाहिए। पार्लियामान का तो काम ही है। हेलो जी जी बुखारी साहब, आपसे सवाल था। नैयर बुखारी साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी फरमाया, मुझे आवाज नहीं आई थी। जी बुखारी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि एक पार्लियामान तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है और अगर कोई चीज़ बेहतर रिजल्ट नहीं दे रही तो उसको तब्दील किया जा सकता है। 18वीं तरमीम 9 साल में अगर बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाई है तो उसको आप नहीं समझते कि चेंज होना चाहिए? असल मसला तो अवाम की भलाई है, अवाम की बेहतरी है। देखिए, प्राइमरीली देखें 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी, विद इन 10 ईयर्स सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व होना था। जी हाँ, लेकिन वो 10 साल कंप्लीट किए बगैर ही शबखून मारा गया 5 जुलाई 1970 को, और वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को लपेट दिया गया। 11 साल मार्शल लॉ नफाज रहा, फिर अमेंडमेंट्स की जाती रही और अमेंडमेंट्स भी गैर जमहूरी तरीके से, चाहे वो 8वीं तरमीम के हवाले से हो और चाहे वो 17वीं तरमीम के हवाले से, आप देख लें जिस अंदाज में हुई। ये तो 18वीं तरमीम थी जिसके जरिए से उस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको ओरिजिनल शेप में बहाल करने की बात की। मैं ये नहीं कहता, मैं एक जमहूरियत पे बिलीव कर रहा है और कानून पे एतमाद भी है और कानून की हुक्मरानी भी चाहते हैं। आइन में बिल्कुल ये प्रोविजन मौजूद है कि अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मैं कि जब किसी के पास 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज में आए इंडिविजुअली, तो फिर तो सर इस वक्त जो है वो 2/3 मेजोरिटी वाला हुकूमत के पास मामला ही नहीं। जी जी जी, मेरी अब बात सुन लें। अगर तो क्योंकि सेनेट जो है हाउस ऑफ फेडरेशन है,
जी। ये चारों सूबों की इक्वेशन है इसमें। यही इसमें खूबी की बात थी कि नेशनल असेंबली की जो सीट थी प्रोविंसेस की, उसमें बड़ी डिस्पैरिटी है, वो पॉपुलेशन भी बेस्ड है जी। लेकिन अपर हाउस इसीलिए बनाया गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस की हो। अगर तो हाउस ऑफ फेडरेशन जो है वो 2/3 मेजोरिटी से कोई अमेंडमेंट करना चाहता है तो ये आइन उनको इख्तियार देता है। सही। लेकिन ये जबर इस्तेमाल करना, ये बेबुनियाद मुकदमात बनाना, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मुकदमात में मुलव्वस करना, जमहूरी तरीका जो आइन के तहत हो सकता है तब्दीली, प्रेशराइज करना चाहते हैं, वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया, नहीं हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।